आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप जेके स्पेशल हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। शुरुआत आज के प्रोग्राम में बड़ी खबर से, बड़े मामले से, और ये मामला कश्मीर से होते हुए दिल्ली तक पहुंचा हुआ है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जो कश्मीर की तकदीर की बात करने के लिए आज बुलाई गई थी। ये डिलिमिटेशन कमीशन की वो मीटिंग है जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह बीजेपी की तरफ से थे, फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे, और जस्टिस हसनैन मसूदी। ये वो मीटिंग जो दिल्ली के अशोका होटल में आज हुई, और इस मीटिंग में एक और शख्स को भी होना चाहिए था, वो नजर नहीं आ रहे। मैं मोहम्मद अकबर लॉन की बात कर रहा हूं क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन की आज की मीटिंग में जितने भी मेंबरान पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर के हैं उनको होना चाहिए था। इस मीटिंग के हवाले से बहुत पहले से खदशात थे, क्योंकि डिलिमिटेशन की अब तक जो भी मीटिंग हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनका बाइकाट किया। तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बताया था कि डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग में हिस्सा लेना बकौल नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5 अगस्त के फैसले को इंडोर्स करना है, लेकिन अब की बार कहें अवामी प्रेशर तो कहें मजबूरियां। और आज की डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग में फारूक अब्दुल्ला भी थे, और फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ जस्टिस हसनैन मसूदी भी थे, और मोहम्मद अकबर लॉन इस मीटिंग में पहले गए फिर वापस निकले। बाइकॉट नहीं किया, लेकिन यूं कह सकते हैं कि उनके अंदर, मीटिंग के अंदर जो तलख मिजाजी उनकी देखने को मिली, उसके बाद जराया ने हमें यही बताया कि मोहम्मद अकबर लॉन इस मीटिंग से वॉकआउट कर गए। हमने मोहम्मद अकबर लॉन से शाम गए दिल्ली फोन करके पूछा था कि क्या आप मीटिंग से आपने वॉकआउट किया, बाइकॉट किया। मोहम्मद अकबर लॉन ने ना बताया कि उन्होंने बाइकॉट किया, ना बताया वो गए, बल्कि उनका लहजा बहुत तलख था, और शाम देर गए तक उनका लहजा यही बता रहा था कि बात दूर तक चली गई है। और मोहम्मद अकबर लॉन के लहजे में साफ दिखाई दे रहा था कि वो शायद अब आगे की सियासत में कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। शायद वो आज की मीटिंग से पूरी तरह मुत्फिक नहीं थे, क्योंकि आपको ये ट्वीट हम दिखाएंगे, और हम दिखाते हैं आज की मीटिंग के पस मंजर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के ट्वीट, और इन ट्वीट्स में आज की सियासी अक्कासी की गई आज के हालात की। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और ये ट्वीट है आज की मीटिंग के हवाले से, डिलिमिटेशन कमीशन के फैसले के हवाले से। My apprehensions about the delimitation commission weren't misplaced. They want to pitch people against each other by ignoring the population census and prospering 6 seats for one region and only 1 for Kashmir. ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट है। लुबे लुबाब आज की इस ट्वीट का पस मंजर डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग, और डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग के बाद फैसला। हम आपको बताएं कि डिलिमिटेशन की कमेटी की मीटिंग में आज हतमी ना सही, लेकिन अभी इब्तदाई तौर पे ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर की 7 निशस्तें बढ़ाई जाएंगी, और जम्मू कश्मीर की ये बढ़ाई जाएंगी, बढ़ाई नहीं गई हैं, जाएंगी। प्रपोज हुआ है, और प्रपोज में 6 सीट्स जम्मू से बढ़ाई जाएंगी, 1 कश्मीर से बढ़ाई जाएंगी। ये आज की डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग का फैसला, और इसमें 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के लिए मखसूस रखी गई है। 7 सीटें जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन की आज की मीटिंग में SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट तबके के लिए मखसूस रखी गई है। कुल मिला के इस वक्त सूरत ये है कि जम्मू कश्मीर में अब कश्मीर में 1 बढ़ाए जाने के बाद 47 सीटें हो जाएंगी, और जम्मू में 6 बढ़ाए जाने के बाद 43 सीटें हो जाएंगी। और अब डिलिमिटेशन कमीशन यानी हदबंदी कमीशन ने 31 दिसंबर 2021 यानी आज के 10 दिन बाद तक की तारीख मुकर्रर की है, और उस 31 दिसंबर 2021 तक जिसको भी डिलिमिटेशन कमीशन के जो अभी का जो इस वक्त का ढांचा, जो इस वक्त प्रपोजल है, इस पर अपने एतराजात पेश कर सकता है। महबूबा मुफ्ती का आपने ट्वीट दिया, देखा, और महबूबा मुफ्ती के ट्वीट में साफ जाहिर है गम, गुस्सा महबूबा मुफ्ती पिछले कई दिनों से जाहिर कर रही है। और कल ही आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती ने बाज़ाब्ता तौर पे ये भी बताया था कि डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर की आवाम को एक दूसरे से भिड़ाना चाहती है,
اور اس کا مدعا و مقصد یہی ہے کہ وہ ڈیموگرافک چینج کرنا چاہتی ہے. یہ محبوبہ مفتی نے پرسوں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا تھا. لیکن سجاد غنی لون کا ٹویٹ بیان جو کچھ بھی ہم نے آج دیکھا بڑا تیز تھا, تلخ تھا. اور ذرا سجاد غنی لون کا ٹویٹ بھی دیکھیے گا. سجاد غنی لون کے اس ٹویٹ میں ظاہر ہے سجاد غنی لون بتا رہے ہیں the recommendations of delimitation commission are totally unacceptable. They rake a bias. What a shock for those who believe in democracy. جمہوریت پر یقین رکھنے والوں کے لیے بڑا صدمہ. سجاد غنی لون حد بندی کمیشن کی سفارشات ناقابل قبول. دیریک آف بیاس یعنی یہ تعصب کا شکار ہے, یہ سجاد غنی لون بتاتے ہیں. اور آپ کو ناظرین اسی پس منظر میں ہم پورا کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف پہلوؤں پہ نظر رکھی جائے, اور مختلف پہلوؤں میں ہم ذرا سہیل بخاری کو سنتے ہیں. یہ پی ڈی پی کے ترجمان ہیں اور انہوں نے آج میڈیا کے نام ایک پیغام بھی دیا اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے حوالے سے. ذرا سہیل بخاری کو سنتے ہیں اور باقی جماعتوں کو بھی ہم سنیں گے. ہم نے بھی سنا ہے کہ جو پروپوزلز ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے دیے ہیں جموں کشمیر میں ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے, وہ بالکل اسی چیز کی عکاسی کرتے ہیں جو ہمارا موقف اول سے رہا ہے, جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے, جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو پوری ایکسرسائز جموں کشمیر میں کی جا رہی ہے یہ دراصل بی جے پی کی ایما پہ کی جا رہی ہے, ان کے کہنے پہ کی جا رہی ہے, ان کے جو سیاسی گولز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو پروپوزل آیا ہے جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کشمیر کو 1 سیٹ دی جائے گی, جموں میں 6 سیٹیں دی جائیں گی, جو کسی تناسب سے صحیح نہیں ہے. پاپولیشن سینسس کو آپ دیکھ لیجئے, اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتا. دراصل جو کور ایجنڈا ہے بی جے پی کا اور آج کی حکومت وقت کا وہ یہی ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کو اور ڈیوائیڈ کیا جائے ریجنل بیسس پہ, ریلیجن کی بیسس پہ. اس کمیشن نے اسی گول کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کام کیا ہے. اور جو اپریہنشن ہم نے بحیثیت پارٹی, ہماری پارٹی پریزیڈنٹ محبوبہ مفتی صاحبہ نے فرسٹ ڈے سے ایکسپریس کیے تھے, ظاہر کیے تھے اس کمیشن کو لے کے, ان کے منصوبوں کو لے کے, اور جو کچھ یہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو لے کے, اس پہ آج کہیں نہ کہیں ایک مہر ثبت ہو گئی ہے. لیکن ہم بحیثیت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اس کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں. اور پی ڈی پی اس کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتی ہے. یہ ڈیوائیڈ والی پالیسی ہے. یہ ترجمان سہیل بخاری, پی ڈی پی کے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ترجمان سہیل بخاری میڈیا بائٹ میں بتا رہے تھے. آپ کو بتائیں دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی اس پہ اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے. اپنی پارٹی کے لیڈر سید الطاف بخاری کا ریئیکشن بھی تیز آیا ہے. سید الطاف بخاری نے بھی اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی مجوزہ سفارشات کو ریجیکٹ کیا ہے. تاہم نیشنل کانفرنس پر انہوں نے نشانہ بھی لگایا ہے. الطاف بخاری کو سنتے ہی وہ ان کا ریئیکشن کیا ہے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی رپورٹ پر. ابھی یہ ایک ڈرافٹ پروپوزل آیا ہے, وی ریجیکٹ دس. یہ پہلے ہی ہم بالکل اس کو مسترد کرتے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا اس میں انٹروین کرے گی اور حق اور انصاف پہ مبنی کمیشن کی سفارشات, جو فائنل سفارشات ہوں گی, ہونی چاہیے. نمبر 1. اس کے ساتھ ہی میں آج بڑا ایک آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہتا ہوں, کہتے ہیں نا وہ بلی بیگ سے باہر ہے, the cat is out of the bag. آج پتہ لگی نیشنل کانفرنس اور بی جے پی کے کتنے گہرے مراسم ہیں. آج جب نیشنل کانفرنس نے آل آف اے سڈن ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جائیں گے, پہلے کہتے تھے کہ اگر ڈیلیمیٹیشن کمیشن میں جائیں گے تو وہ ہو گیا کہ ایکسیپٹنس آف 5 اگست 2019 کے فیصلے کی. آج انہوں نے ایسا کچھ نہیں سوچا, کیونکہ شاید کہیں پہ ان لوگوں کو آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. میں جتنی مزاحمت ہو سکتی ہے ان دونوں پارٹیوں کی کرتا ہوں کہ انہوں نے لیگل مینڈیٹ کا کوئی خیال نہیں رکھا, اور جس طرح سے یہ ایک خطے کو دوسرے خطے سے لڑانا چاہتے ہیں, یہ بھی بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے. اور میں جموں کشمیر
सईद अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के लीडर और अपनी पार्टी के रहनुमा बता रहे थे कि आई कंडम, इसका वो मजम्मत करते हैं और ये भी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में समझौता है। यह सईद अल्ताफ बुखारी का कहना कि यहाँ पे जब पहले 5 अगस्त के फैसले को इसके साथ जोड़ना, डिलिमिटेशन कमीशन के साथ वहाँ न जाना और फिर आज जाना और आज जो कुछ भी होना, क्योंकि आज जो कुछ भी मीटिंग के दौरान हुआ उसके बाद जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मीटिंग में मौजूद थे उनका ट्वीट भी आया। लेकिन पहले आपको बताएं, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर में डेरा लगाए हुए हैं। कुछ अफवाहें ये भी उठ रही हैं कि सियासी जमात की शुरुआत भी कर रहे हैं। ये अफवाहें हैं, सोशल मीडिया पे भी इसमें बहस हो रही है। लेकिन खित्ते पीर पंचाल या यूं कहें खित्ते चिनाब, माफ कीजिए, खित्ते चिनाब में लगातार डेरा डाले हुए और सही और गुलाम नबी आज़ाद ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और उन्होंने इस हवाले से इत्मीनान का किसी तक इज़हार करते हुए बताया है कि खित्ता जो चिनाब जो है और उनके बकौल खित्ते चिनाब रुकबे के लिहाज से बड़ा इलाका है और जो अब एक्स्ट्रा सीट्स बढ़ाई गई हैं ये खित्ते चिनाब में आएंगी और उसके साथ साथ कठुआ और उधमपुर में आएंगी। गुलाम नबी आज़ाद का ये स्टेटमेंट, जो 6 सीटें बढ़ाई गई हैं और उनका कहना कि ये जो सीटें बढ़ाने का रद्द अमल होता है ये आबादी और उसके साथ साथ जो जियोग्राफी होती है उस पर होता है और जियोग्राफी के हवाले से जब आज किया गया है तो फिर जियोग्राफी के हवाले से खित्ते चिनाब जो है वो बड़ा है। लेकिन आपको नाज़रीन बताई, बीजेपी हलकों में काफ़ी खुशी पाई जाती है। रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सदर, रियासी सदर, यूटी सदर, और इनकी खुशी का इजहार इनके चेहरे से साफ झलक रहा है। जरा सुनिए गुलाम रविंद्र रैना बीजेपी के रियासी यूनिट के सदर को। उन पिछले 70 वर्षों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार एक आवाज उठती रही है कि रीजनल इम्बैलेंस यहाँ रहा और वो सभी बातें हम सब ने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने तथ्यों आधारित वो सारे फैक्ट्स उनके सामने रखे थे और आज ये रिपोर्ट जो डिलिमिटेशन कमीशन ने और चुनाव आयोग के सहयोग से तैयार की है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो एक रीजनल इम्बैलेंस जम्मू कश्मीर के अंदर इससे पहले था, यकीनन डिलिमिटेशन कमीशन और चुनाव आयोग ने उसको समाप्त किया होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर 70 वर्षों में हमेशा से ही ये आरोप लगते रहे हैं कि जम्मू संभाग को उसका हक नहीं दिया गया और ये सभी बातें हमने डिलिमिटेशन कमीशन और चुनाव आयोग के सामने रखी थी और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों ने भी ये सारी बातें जो हैं वो चुनाव आयोग और डिलिमिटेशन कमीशन। चलिए, आपने बीजेपी रियासी यूटी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना को सुना और खित्ते जम्मू को हक नहीं दिया गया था, रीजनल इम्बैलेंस अब तक हो रही थी, ये उनका बयान। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, इसी पर डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भी आया है। उमर अब्दुल्ला का जरा ट्वीट देखते हैं। उमर अब्दुल्ला के ट्वीट में क्या कुछ लिखा है हम उसको पढ़ के भी सुनाएंगे। द ड्राफ्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन इज अनएक्सेप्टेबल। Distribution of newly created assembly constituencies with 6 going to Jammu and only 1 to Kashmir is not justified by the data of 2011 सेंसस। ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला का बयान। जम्मू कश्मीर की हदबंदी की कमीशन की सिफारिशात ये नाकाबिल कबूल और मरदमशुमारी 2011 के आदाद शुमार के मुताबिक ये जो सिचुएशन आई है ये नाकाबिल कबूल और ये उस डाटा के बरक्स है। ये उमर अब्दुल्ला का ट्वीट। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, उमर अब्दुल्ला के ट्वीट के पस मंजर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी बयान दिया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बयान के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान ने आज की इस मीटिंग में हिस्सा लिया। एनसी मेंबर्स वर आल्सो सेटिस्फाइड बाय द पैरामीटर्स फॉलोड बाय द कमीशन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का यह बयान कि मुतफिक हुए जो कुछ भी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान जो थे, जो कुछ भी आज डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग सी तजावीज़ निकल के आई है उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान मुतफिक हुए। तो जरा बात पते की इन तस्वीर से बताते हैं। आपको बताएं नाजरीन कि मोहम्मद अकबर लोन इन तस्वीर में कहीं नहीं आ रही। तो कहां है मोहम्मद अकबर लोन और मुतफिक है तो कौन कौन है? 3 पार्लियामेंट मेंबर थे। क्या फारूक अब्दुल्ला मुतफिक है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह बता रहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान मुतफिक थे। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बयान के पस मंजर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुतफिक हैं,
जस्टिस हसनैन मसूदी मुतफिक है तो मोहम्मद अकबर लोन मुतफिक नहीं है क्या? वो इस मीटिंग में बाइकआउट की खबरें जो आ रही है निकल के, क्या वाकई में उन्होंने बाइकआउट किया है? और अगर किया है तो बात पते की है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 सभी नाजरीन को याद दिलाना चाहेंगे, उससे एक हफ्ता पहले दिल्ली में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और हसनैन मसूदी मीटिंग करते हैं। तब बताया गया कि जम्मू कश्मीर के मेंबरान पार्लियामेंट वज़ीर आज़म से मिलेंगे, तब वो क्या चल रहा था, कंफ्यूजन था, तब उसमें वो वज़ीर आज़म को जम्मू कश्मीर के हालात बताएंगे। लेकिन लास्ट स्टेज पे मोहम्मद अकबर लोन जो एलिजिबल है, जो मेंबर पार्लियामेंट है, उन्हें उस मीटिंग से बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रखा। आज क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग से बाहर है, पार्टी ने रखा, या वो खुद बाहर निकले, उन्होंने बाइकआउट किया? और हमने जो उनसे शाम गए बात की, उसमें उनका लहजा, उनका तलफ़्फ़ुज़ जो था, वो पारा जो था, वो सभी हदूद को क्रॉस कर रहा था। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो मीटिंग में थे या नहीं थे, ये भी उन्होंने नहीं बताया कि उन्होंने बाइकआउट किया या नहीं किया, लेकिन उन्हें ये बताया कि पारा जो उनका था हमें नाकाबिल कबूल है, मंजूर नहीं है। और जो जिन अल्फाज में उन्होंने याद किया है वो अल्फाज हम आप तक नहीं बता सकते। लेकिन अल्फाज के साथ साथ दूसरा मामला अब बिजली का है, और बिजली के मामले पे आपको नाज़रीन बताते चले, अल्फाज नहीं, पिछले 60 घंटे से बिजली का फेलियर हो चुका है। पावर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हड़ताल पे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं इस वक्त मजीद मुंशी साहब को, जो इस मुलाजमीन के लीडर हैं, जो हड़ताली मुलाजिम हैं बिजली डिपार्टमेंट के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हैं। क्या मजीद मुंशी मेरे साथ जुड़ चुके हैं? जी बिल्कुल, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मजीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव नशरियात में आपसे जुड़ने के लिए। मैं आपसे पहले यही जानना चाहूंगा, क्या कोई इस वक्त आला सतही मीटिंग या कहीं पे कोई बात हो रही है सरकार के साथ? देखिए, जम्मू में हमने चार्टर ऑफ डिमांड्स जो हमारा है, तो हमने 4 डिमांड्स 4 पॉइंट फॉर्मूला रखा था गवर्नमेंट के सामने, तो हमने ड्राफ्ट दिया है गवर्नमेंट को। द गवर्नमेंट इज राइट नाउ इन द प्रोसेस, इट इज नाउ अप द गवर्नमेंट to provide any feedback on that. जब वो हमारे पास कुछ कंक्रीट लेके आएंगे तभी हम आपसे कुछ बोल सकते हैं। They are in the process. जी साहब, मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ, हड़ताल की बाकी मुद्दे जो आपके हैं, लेकिन कहा जाता है कि आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, वजह क्या है, आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ क्यों हैं? देखिए, हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं हैं। अगर वो प्राइवेटाइजेशन डिपार्टमेंट की बहबूदी के लिए है और उसमें जो मुलाजिम है उनके सर्विस राइट्स को गारंटी किया जाए, तो हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन विदाउट टेकिंग एम्प्लॉयज ऑन बोर्ड, जब तक कि एम्प्लॉयज के सर्विस बेनिफिट्स को पूरी तरह से गारंटी नहीं किया जाएगा, दैट इज व्हाई वी आर अपोजिंग द करंट वे ऑफ प्राइवेटाइजेशन। इसमें सिर्फ मुलाजमीन को ही ले रहे हैं या अवाम भी कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन से मुतासर होगी? देखिए, वो तो हर जगह होता ही है। जैसे हमने इससे पहले बाकी स्टेट्स में देखा हुआ है कि प्राइवेटाइजेशन से अवाम पे भी असर पड़ेगा। माजिद साहब, एक बार जो आपके कुछ मुलाजमीन ने मुझे बताया, मैं उनसे बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि मुल्क में कहीं नहीं है, यहीं पे ये प्राइवेटाइजेशन का चक्कर, जो आपके ग्रिड्स वगैरह प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। और दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जे.एंड.के गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर नहीं दिया, एक एडवाइजरी दिया और यहाँ पे इन्हें फैसला लिया, आप उसके खिलाफ है, क्या वाकई में ऐसा है? बिल्कुल 100% सही आपने बताया। जो कि ये एडवाइजरी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से सिर्फ एक एडवाइजरी है, जो कि पहली बार इशू हुई तकरीबन 2 महीना पहले। और ये जो एडवाइजरी है, ये रिगार्डिंग ट्रांसमिशन सिस्टम है। ट्रांसमिशन में हमारे लॉसेस नहीं होते हैं, जैसे कि हमारा मेन है कि डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन में इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 to 3% जो कि ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं। तो ट्रांसमिशन में हमारा ऐसा कोई लॉस नहीं है जहां पे हमें मजबूरी है कि हम प्राइवेटाइज करें। तो ये तो सिर्फ एक एडवाइजरी थी। ये वाला एक्सपेरिमेंट अभी तक हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में, किसी भी यूटी में नहीं किया गया। ये सबसे पहले जम्मू कश्मीर में ही अपनाया जा रहा है। सो दैट इज व्हाई वी आर इन अ सिंबॉलिक वे अपोजिंग द प्रोसेस। आप इसका अपोज कर रहे हैं माजिद साहब, सभी मुलाजमीन जो आपके हैं लगातार हड़ताल पे, लेकिन अगर देखा जाए, आप कहते हैं कि आपके मुलाजमीन की जो है उनकी जो तनख्वाहें हैं, बाकी मामले हट होंगे, क्या अगर सरकार ये लिखित में दे देती है कि आपके साथ आपकी नौकरियां रहेंगी, आपको जॉब मिले, जो आपकी जॉब सिक्योरिटी, आपकी जो एम्प्लॉयज हैं, अगर वो सब कुछ सरकार लिखित में देती है, तो क्या आप हड़ताल हटा लेंगे?
देखिए, बिल्कुल हमारी डिमांड पहले से यही रही है कि गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, नहीं, उसमें क्या लिख के चाहिए? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सरकार का, जब सरकार की बात आती है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, लेकिन चाहिए क्या आपको लिखित में? देखिए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो ये जॉइंट वेंचर है उसको तब तक आगे नहीं बढ़ाया जाए जब तक कि एम्प्लॉयज को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, जब तक कि इसका प्रॉपर प्रोसेस नहीं है, प्रॉपर टेक्निकल स्टडी नहीं की जाएगी, क्या इसकी जरूरत है, अगर जरूरत है भी तो कितनी जरूरत है, व्हाट शुड बी द रोड मैप फॉर मेकिंग एनी जॉइंट। मायूस साहब, आप इस वक्त लाइव नशरियात में हैं। आपसे कल मेरी बात हुई, आपने कहा था कि अगर ये प्राइवेटाइज हो जाता है तो आगे जम्मू कश्मीर का कोई भी आदमी बिजली डिपार्टमेंट नौकरी नहीं पा सकेगा, ये क्या खदशे आपको? देखिए, 2015 से अगर हम देखें कि पावर डिपार्टमेंट में कोई भी नई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, वो लाइनमैन की लेवल से हो या जूनियर इंजीनियर की लेवल से हो, तो हम देख रहे हैं कि अभी ये एक वाइड क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज जो भी हमारे नए एसेट्स क्रिएट होंगे वो पावर डिपार्टमेंट के एसेट्स क्रिएट नहीं होंगे। जब भी कोई एसेट क्रिएट होता है वो ऑपरेट करने के लिए हमें मैन पावर की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब पावर डिपार्टमेंट कोई एसेट ही क्रिएट नहीं होगा तो मैन पावर की जरूरत कहाँ पड़ेगी। सो ये तो बहुत बड़ा खदशा ही नहीं, ये तो एक प्रोसेस है जो कि हमारे सामने है। हमें खुल के बताएं आपको खदशात क्या क्या हैं अगर प्राइवेटाइज हो जाता है। आप बहुत ही यूं कहें तो उस तरीके से बात करें, जो कुछ आप हमें बताते हैं रोड पे वो बताइए ना। आपने तो बहुत कुछ हमें बताया था। देखिए, आपके पॉइंट्स मेरे पास हैं जो आपने मुझे बताए। बिल्कुल, देखिए, जो इससे पहले भी हमने एक जॉइंट वेंचर किया हुआ है जिसका नाम CVPPL है। CVPPL में ऑलरेडी एक जॉइंट वेंचर बिटवीन जम्मू कश्मीर पावर डिपार्टमेंट और NHPC में हुआ था। उसमें हमारी 50% की हिस्सेदारी है। 50% की हिस्सेदारी होने के बावजूद भी अगर हम आज देखें, उसमें 281 पोस्टों में सिर्फ 9 बंदे जम्मू कश्मीर के काम कर रहे हैं। तो ये जॉइंट वेंचर का हाल है, ये लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो हमारे को खदशा नहीं, बिल्कुल यकीन है कल को अगर कोई और जॉइंट वेंचर हुआ वहां पे भी हमारी हालत ऐसी ही होगी। मैं अब जरा आपके मुलाजमीन के बाकी मुतालबात के क्या है, ये तो हो गया प्राइवेटाइजेशन। बाकी आपकी DPC का आप बता रहे हैं कि DPC 3 साल से नहीं हुई है। आपके जो PDL DPL है उनका मामला इससे है, क्या ये भी डिमांड्स हैं आपके पास? बिल्कुल, जो हमारी सेकंड डिमांड है वो हमारे TDLs और PDLs जो कि पिछले 20 साल से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनकी DPCs जो 2019 में कन्वीन हो चुकी है। DPCs कन्वीन होने का मतलब कि जो भी उनकी प्रीरिक्विजिट फॉर्मेलिटीज है वो सारी उन्होंने पूरी की है, बट दे आर स्टिल अवेटिंग फॉर्मल ऑर्डर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट सिंस लास्ट 3 years। तो ये एक डिमांड हमारी है जो हमारे नीड बेस्ड TDLs और PDLs हैं। इसके अलावा जो हमारे नॉन गैजेटेड स्टाफ है उनकी DPCs कन्वीन होनी है जो पिछले 2 साल से नहीं हुई है कभी भी। हमारे जो गैजेटेड इंजीनियर्स है उनकी रेगुलराइजेशन नहीं है। मैं आपको ये जान के अफसोस होगा कि कमी की वजह से, माजिद की कमी, वक्त की कमी की वजह से हम आपकी बात को आगे नहीं लिए चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद मुंशी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिजली महकमे की ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट माजिद मुंशी मेरे से बात करे थे। और नाज़रीन, थोड़ा सा हम आपको बताते चले, आदाद शुमार यही बताते हैं कि प्राइवेटाइजेशन में जम्मू कश्मीर के लोगों को जॉब नहीं मिलेगा। 2081 जो है वो प्राइवेट जो हुई है, प्राइवेटाइजेशन हुई है, उसके तहत जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको प्राइवेटाइज किया गया है। 2081 मुलाजमीन से सिर्फ 9 जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, माजिद मुंशी बता रहे थे, और कुछ आदाद शुमार हमने भी इकट्ठा किए हैं। और साथ साथ में मुद्दा यही है कि जम्मू कश्मीर में जब बाहर की कोई कंपनी जम्मू कश्मीर के पावर हाउसेस को, पावर प्रोजेक्ट्स को हायर कर लेगी, लीज आउट कर लेगी, टेंडर आउट कर लेगी, उसके बाद हक क्या रहेगा जम्मू कश्मीर के लोगों का। और पिछले 60 घंटों से जम्मू कश्मीर की आवाम यरगमाल बनी हुई है। कल फौज को भी बुलाया गया था और आज जम्मू कश्मीर में कल ही शाम गए मालूम हुआ था कि IIT के जो तालीमी जो नौजवान हैं, जो पढ़ के इंजीनियर हैं, उन्हें काम पे, एसेंशियल सर्विस पे लगाया जाएगा। और हमने आज बडगाम में भी कुछ तस्वीर देखी, IIT के स्टूडेंट्स को वहाँ पे पावर हाउस में जमा हो रहे थे, उन्हें वहाँ ले आया गया था और उसके बाद ये सारा मामला वहाँ पे था, उन्हें
जरा उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जरा राजौरी में देखते हैं सूरत हाल क्या है। राजौरी खिता राजौरी पुंछ, वहां पे क्या सूरत हाल है, वहां के लोग, वहां के मुलाजिम क्या बताते हैं, वो जरा हम आपको दिखाते हैं। हमने बंद किसी की पावर नहीं किया। हाँ, जो एरिया फॉल्ट हुआ है वो रिस्टोर करने के लिए कोई तैयार नहीं है, चाहे वो लाइन मैन है, चाहे वो जेई है, चाहे वो नीड बेस से लेकर टॉप तक, हर कोई स्ट्राइक पे है और वो रिस्टोर नहीं करेंगे जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। देर रात को राजौरी में बिजली दोबारा बहाल कर दी गई थी, फिर दोबारा बंद कर दी गई। नहीं, बहाल करने वाले हमारे पीडीडी के मुलाजिम नहीं थे। जो मुलाजिम जिन्होंने पीडीडी बहाल किया वो एमईएस के मुलाजिम थे, उन्होंने बहाल किया है। ना हमने कोई शेड्यूल क्लियर किया, ना हमने कोई बहाल किया है। अभी भी काफी कैसे बंद है, तो हमारा उसमें कोई रोल नहीं है बहाल। राजौरी पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में यूं कहें तो जम्मू कश्मीर की हर जगह पे हड़ताल है, लेकिन कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि जो इंजीनियर अभी जेर तालीम है, क्या वो हमारी बिजली को रेस्टोर कर पाएंगे। फौज का लाई वो ठीक है, लेकिन क्या ये इंजीनियर या जो अभी पढ़ रहे हैं कॉलेजों में, उनको ला के लाइनमैन बनाना, उनको ला के सिस्टम इंजीनियर बनाना, उनको ला के ट्रिप लगाना उतारना, क्या वो कर पाएंगे। और अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये किताब नहीं है, यहाँ कागज पे लाइन नहीं खींचनी है, ये बिजली के 30,000 वोल्ट की करंट है और इस करंट से वही खेल सकता है जिसको मालूम होगा कि कहाँ से बिजली का बल्ब है, कहाँ से करंट है, कहाँ से तार है। बच्चों को, इनकी लाइफ को खतरे में तो नहीं डाला जा रहा है। आवाम के प्रेशर के दौरान कहीं न कहीं किसी का ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं हुआ है जो इस तरह के वाक़ात करें। लेकिन आपको बताएं, बिजली के मुलाजमीन को आकी ईजैक का सपोर्ट भी मिला। मुल्क की मुख्तलिफ बिजली तंजीमों ने भी आज जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को, बिजली के मामले को लेकर बिजली के मुलाजमीन को अपना सपोर्ट दिया है। लेकिन रफ़ीक अहमद ज़ैतर ईजैक लीडर, और इन्होंने भी आज सपोर्ट देने की बात की। जरा सुनते हैं उनको क्या बता रहे हैं। हड़ताल की कॉल दी है 2 दिन से, आपको पता है, तो सारे जम्मू कश्मीर में अंधेरा छाया है। उनके कुछ जायज़ मुतालबात हैं। अनबंडलिंग का उनका एक बड़ा एक अहम मुतालबा है, और दूसरा यही कि जो प्राइवेटाइजेशन हुई है उनके लिए वो बजटी सपोर्ट के बजाय वो ये चाहते हैं कि उनकी तनख्वाहें जो हैं वो ट्रेजरीज के साथ लिंक की जाए। रफीक अहमद ज़ैतर ईजैक लीडर, ईजैक प्रेसिडेंट, और बात कर रहे थे सपोर्ट की बिजली के मुलाजमीन को, यानी ईजैक भी उन्हें सपोर्ट कर रहा है। और आपको बताएं, मुल्क की लगभग 15 के करीब जो बिजली मुलाजमीन की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को सपोर्ट देने गए। और खबरें निकल के आ रही है कि बातचीत का सिलसिला भी जारी है। कुछ नतीजा निकल के आएगा, क्योंकि परेशानी के आलम में है, और इस परेशानी के आलम में न पानी गर्म हो रहा है, न बिजली के ये हमारे मोबाइल रिचार्ज होते हैं, और अंधेरे का राज कायम है। और इस अंधेरे से छुटकारा पाने के लिए सब दुआएं कर रहे हैं। उम्मीद है सरकार इस मामले को तूल नहीं देगी, क्योंकि मामला पब्लिक इंटरेस्ट का है, और तूल ना देते हुए सरकार इस मामले को फौरन सुलझाएगी। लेकिन फिलहाल मुझे श्रीनगर की स्टूडियो से अपनी पूरी टीम के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाजत कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका, मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।